हाँ देखो ध्यान दो। तो आपको कल मैंने घनत्व कंप्लीट करवा दिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे, इसके बाद आ जाता है पोरोसिटी। क्या आ जाता है? पोरोसिटी। और पोरोसिटी की बात करें तो इसको बोल देते हैं सहरंध्रता। क्या बोलते हैं इसको? सहरंध्रता बोल देते हैं। न्यूमेरिकल नहीं करवाया? ठीक है, तो ऐसे ही पूछ रहा था ना, फिर तुम लोग बोले कि ये हो गया वो हो गया, तो मैंने कहा ठीक है हो गया, तो नहीं करवाया न्यूमेरिकल। तो बता दो यार, ऐसे भाव क्यों खा रहे हो तुम लोग? देखो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, स्थूल घनत्व का न्यूमेरिकल आता है। जैसे यदि एक मृदा का भार देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है और क्या आता है। जवाब भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या जवाब आता है वो भी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो भी जवाब आता भी है या नहीं, और दूसरी बात ये कि क्या आता है। हाँ बेटा सुनील, कोई बात नहीं, अगर नहीं उतारते हो तो आज पूरा उतारने के बाद करेंगे, है ना। बिल्कुल, आज तुम कह दोगे ना कि अब बंद कर दो तब करेंगे। अरे ऐसे बैठ के मुझे क्यों तक रहे हो भाई, मैं यूं कह रहा हूँ करो। हो गया न्यूमेरिकल? हाँ, ये आया हुआ है सुपरवाइजर में न्यूमेरिकल, जो लिखा है ना पीछे, ये सुपरवाइजर के एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है। कर लिया? हाँ जी। पहला रुझान आ गया है 1.26, 1.26 किलो, है ना। फिर 1.26 किलो है, क्या है? किलोमीटर है, किलो है, मीटर है, क्या है? हाँ जी। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या है? अब देखो इधर ध्यान देना। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को करने का सबसे आसान तरीका ये रहता है कि आप पढ़कर ये डिसाइड करो कि क्या पूछना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। हमने पढ़ा तो साफ साफ लिखा हुआ है कि बल्क डेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? और बल्क डेंसिटी निकालनी है तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला आपको आता है या नहीं? तो बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला होता है भार बटा आयतन। क्या होता है? यानी अगर आपको इसका घनत्व निकालना है, बल्क डेंसिटी निकालनी है, तो आपको इस मिट्टी का भार भी चाहिए और घनत्व उसका आयतन भी चाहिए। फिर क्वेश्चन में देखते हैं क्या ये दोनों चीजें दी हुई है। तो हमने देखा साफ साफ भार भी दे दिया और साफ साफ क्या दे रखा है, आयतन भी। यानी कि 190 बटा कितना हो जाएगा, 150। यही हो गया ना। करना क्या था? करना कुछ भी नहीं था, 19 में 15 का भाग देना था, जो कितने बार चला गया, एक पॉइंट कितने बार गया? अरे कितने बार गया? ये तुक्का मार रहे हो या फिर देख के देखा था भाग? ऐसे देख के देखा था ऐसे, भाई ये 90 रहा, ये 19 रहा, ये 15 रहा, एक बार गया, फिर पीछे कितना बच गया, 4, और 2 बार चला गया, फिर कितना बच गया, 10, और फिर इस तरह से कितने बार चला गया, 6 बार ही थोड़ी। हाँ, 1.26 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये तो आपने कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको आई नहीं, ठीक है।
लगभग लगभग का सही जवाब था 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इससे भी एक थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आता है, वो भी करवा देता हूँ मैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको विधि का नाम लिखवाया था कोर सैंपलर विधि। क्या नाम लिखवाया था? कोर सैंपलर विधि। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निकाल दोगे? निकाल लोगे? हम्म। अरे निकाल लोगे क्या? हाँ जी, निकालो देखो। टाइम खराब मत करना, नहीं आए तो बता देना कि नहीं आएगा। हाँ जी, नहीं आता तो बता दो। देखो, क्वेश्चन को पढ़ने पर सबसे पहले एक चीज का एहसास हुआ कि निकालना तो क्या है, बल्क डेंसिटी है। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि सिर्फ भार तो क्वेश्चन में दे दिया, लेकिन आयतन दिया हुआ नहीं है। यानी आयतन के बिना घनत्व भी नहीं आएगा, तो फिर क्या करें? फिर करना क्या है? यहाँ लिखा हुआ है कोर। क्या लिखा हुआ है? और कोर सैंपलर का मतलब होता है एक पाइप का टुकड़ा। क्या मतलब होता है? पाइप का टुकड़ा, ऐसा होता है कोर सैंपलर। इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में बेलन या सिलेंडर। क्या बोलते हैं? फिर आ जाएगा? आ जाएगा क्या? छोरे देख रहे हैं क्या आएगा। इनका दिमाग खराब है कि आ क्या रहा है, बेलन लिखते हैं। देखो इधर ध्यान देना। इसका मतलब बेलन जो होता है उसका आयतन निकालने का एक सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र? सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला होता है? पाई का मान होता है 3.14, आर का मान मतलब त्रिज्या यानी 3 का स्क्वायर, हाइट का मतलब 3, यानी 3.14 को गुणा करना है 9 से और 3 से। दोनों को गुणा किया तो आ गया 27। कितना आ गया? 27 को किससे गुणा करना है? 3.14 से। तो कितना आया? मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 84 सही है क्या ये? अरे सही है क्या? नहीं पता? कोई आइडिया नहीं है? देखेंगे सर पहले। अरे 7 या 21 का 1 लगा दो और हासिल के 2 लगा दो, 3 दूनी 6 और 2 8 81 तो हो रहा है सीधा सीधा। अब आपको 0.14 की कैलकुलेशन 27 के साथ और करके देखनी है, तो मेरे हिसाब से 3 तो बनती है, तो ये 84 पॉइंट, ये जो 78 है वो ठीक वैल्यू है मेरे हिसाब से, गलत नहीं होनी चाहिए। सही है ना? ओके। यानी ये क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया? आयतन। ये लो सर, अब तो सारी बात हमारे हाथ में ही है। ये 210 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 84.78, और भाग देने पर कितना आंसर आ गया? कितना आया? अरे कितना आया आंसर? नहीं पता? कोई बात नहीं सर, 2 को 4 से गुणा करना होता तो हम कर लेते, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। पर पहली बात तो गुणा भी नहीं है, ये भाग है। 210 को कितने से डिवाइड करना है? 210 डिवाइडेड बाई 84.78, यानी कि 2.47। कितना आ गया? 2.47 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर मामला? कोई डाउट है इसमें? ये सबसे हार्ड न्यूमेरिकल हो गया, इससे हार्ड बल्क डेंसिटी का न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, इससे इजी ही आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? इसके अलावा एक न्यूमेरिकल और हो सकता है, वो क्या बन सकता है देख लो, वो भी बता देता हूँ।
कर लोगे इसको? कर लोगे या नहीं? कुछ लोग तो कोशिश भी नहीं कर रहे करने की भाई। या तो आप लोगों को आता है या इन्हें लगता है अरे यार ये कोई क्वेश्चन थोड़ी आएगा है, हमको सब आता है सर, हम एग्जाम में कर लेंगे बस। जो भी करना है करो तो सही, कुछ तो करो। और अब ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा कैसे किया, किसी को भी खड़ा कर सकता हूँ, पहले बता देता हूँ। एग्जैक्टली खड़ा करके पूछूंगा भाई तूने कैसे कैसे क्या क्या निकाला, उसको निकाल के बताना भी पड़ेगा कि इतने में से ये घटाया, इसमें से ये जोड़ा, इसमें इतना का भाग दिया और इतना आ गया। यानी कोई अगर जितना जीबे में ले रहा है ना तो वो सतर्क हो जाए। कितना? तूने कोई पटवारी की तैयारी कर रखी दिखती है? फिर तैयारी कर रही मैथमेटिक्स ठीक है ऐसे? लड़कियों का मामला मैथमेटिक्स में बहुत खराब रहता है। एक दो एक्सेप्शन ही रहती है जिनको मैथ आती है, जिनको बहुत ज्यादा आती है, ये भी है। बाकी लड़कियों को जैसे ऐसा ना हाइड्रोफोबिया, कुत्तों में रेबीज होता है तो उनको जल से डर लगता है, जल भय आतंक है ना, वैसे लड़कियों को होता है गणित से आतंक रहता है, समझ लो। मैथमेटिक्स से मान के चलो डर लगता है बहुत बुरा वाला। कुछ अपवाद होती है उनको आती है, जिनको बहुत अच्छी आती है, यूं कहें लड़कों को भी उनसे भी ज्यादा एडवांस आती है, अच्छी आती है। बाकी अधिकांशतः जैसे कला संस्कृति लड़कों को खराब लगती है, लेकिन लड़कियों को ऐसा लगता है हाँ क्या बात है, हम ही ओढ़ेंगे आज तो ताराबाद की चुंदड़ी। है? लड़कों को लगता है अरे यार हमारे तीन ही तो वस्त्र है। उनके भी नाम याद है क्या तुमको, क्या क्या है? अच्छा, आदमियों के, पुरुषों के 3 या 4 वस्त्रों के नाम बता दो जो पहनते हो। हाँ जी। पेटीकोट? क्या बोल रहे हो, पेटीकोट? अरे छोड़ो। पैंट शर्ट, वैसे हमें हमारे कल्चर में पैंट शर्ट को शामिल नहीं किया, ये वेस्टर्न कल्चर है, हमारे इतिहास में से बताओ। हाँ जी। अरे छोड़ो, तुमको आदमी पहनने वाले, अच्छा आदमी पहले वाले एक बनियान पहन रखते थे, ध्यान है तुमको? क्या बोलते थे उसको? हाँ जी। क्या? क्या पत्नी? पथरी? क्या बोलते थे लड़कियों? पुराने जमाने में बनियान की जगह जो पहनी जाती थी ना पुराने वाले लोग, जिसमें वो पैसे और यहाँ डाल के रखते थे, उसकी बात कर रहा हूँ, क्या बोलते थे उसको? हाँ जी। अंग रखी, किसने जवाब दिया ये सही से? बहुत बढ़िया, यानी इसने ठीक पढ़ रखा है इसका मतलब। और आप लोग क्या कर रहे हो रे? तुमको ये नहीं पता तुम्हारे 3 ही तो पहनने वाले वस्त्र है, हैं? और उनमें भी तुमको ये नहीं पता है, तुमको मैंने महिलाओं का तो पूछा ही नहीं ना। मैं महिलाओं का पूछता हूँ इस वस्त्र को क्या कहते हैं, फिर बोलते सर हम पहनते नहीं, हमको कैसे पता? वो बता देते हैं। ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, होशियार हो है। देखो, इसकी बात करें तो बहुत सामान्य सी चीज है कि यहाँ हमको अच्छा पूछना था ना, ये तो किस किसने कर लिया इसका सही आंसर? नहीं, कर किस किसने लिया? कोई एक तो होगा, एक, दो। नहीं किया? नहीं किया? नहीं किया? तूने भी नहीं किया चौपड़ा? हाँ जी। 1.25, हाँ पहलवान तू बता देगी कैसे किया?
कैसे किया ये तो पूछ रहा हूँ, कैसे निकाला? ठीक है, ठीक है, सही है आंसर तेरा। लड़कियों तुमने कैसे किया? तुमने भी ऐसे ही किया? पहले उसका इंतजार कर रही थी, वो बताए तो हम बताएं। देखो ध्यान रखना, यहाँ की बात करें तो कोर सैंपलर का भी है और मिट्टी का भी भार। अरे उस लोहे की ट्यूब के भार से हमें क्या ही मतलब है? यानी कहने का मतलब 190 काम की बात से नहीं है। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 40। ये किसका भार है? कोर का। अगर इसमें से हम घटा दे तो केवल किसका भार बच जाएगा? मिट्टी का। यानी अगर आपको मृदा का भार निकालना है, किसका भार? केवल मृदा का भार चाहिए तो आपको 190 में से माइनस करना पड़ेगा 40, तो 150 ग्राम तो आ गया मृदा का भार। अब ढूंढते हैं आयतन। किसको ढूंढते हैं? मृदा का आयतन। साफ साफ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? यानी सर अब मामला शांत कर दो, बिल्कुल फटाफट से निकाल दो। 150 में डिवाइड कर दो 120 का, 15 में किसका भाग दे दो? 12 का। और छोटा करना चाहो तो कर लो इसको 5 और इसको कर लो 4 बार। कितने बार कर लो? 5 में 4 का भाग दे लो, और इसमें दोगे तो कितने बार चला गया? 1 बार। और 10 में कितने बार चला गया? 2 बार, यानी 1.25। अब मेरे सज्जन आदमी तू ये बता 115 कहाँ से लाया था? गड़बड़ हो गया सर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सर। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये छोटी सी गड़बड़ 3 नंबर खा जाएगी, तेरे ध्यान रखना। ये गड़बड़ छोटी सी, पर नंबर कितने खा जाएगी? 3। ये कर लिया सबने? सबको समझ में आ गया सर को? सर कोई दिक्कत है तो बता दो, कैसे क्या बताऊं वापस से? ये समझ में आ गया देवियों? आ गया समझ में? क्या रे नाइक को तुम्हारे आ गया समझ में? चलो ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, उतार तो लिया ना सबने? नहीं उतारा तो फिर बता दो, नहीं उतारा? इससे पहले वाला भी नहीं उतारा? कुछ भी नहीं उतारा? उतारो। हाँ जी, फिर अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, अन्नू चौधरी ने 1.25 निकाल लिया। बहुत बढ़िया अन्नू, बहुत बढ़िया। मेरे को लगता है ये 12वीं पास करके जिन्होंने इतने दिन जेट वेट की तैयारी की थी ना, वो सुपरवाइजर बन जाएंगे, और तुमने टाइम रहते ध्यान नहीं दिया तो। नेक्स्ट कर दो, उतारो। नेक्स्ट कर दो। ध्यान रखना, आपको फिर कह रहा हूं, अब की बार टेस्ट पेपर मैंने बनाया है, और मेरा बनाने का मतलब अपने आप में एक चीज तो मान ही लेना भाई, 5-7 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगी जो नहीं पढ़े हुए आपके। समझ रहे हो मेरी बात में? रटी रटाई लाइनें आपको मिलेगी नहीं। आप सोचो कि जो किताबों में लिखी हुई ऐसी की ऐसी मिल जाए तो आपको मिलेगी नहीं। पहले पेपर देने से पहले गहरी सांस लेना एक बार, और फिर शांत दिमाग से पेपर सॉल्व करना। बहुत आसान पेपर है, लेकिन जल्दबाजी की तो बहुत गलत हो जाएंगे, ये भी बता देता हूँ। ठीक है ना मेरी बात? एक दो क्वेश्चन नहीं आए तो ये नहीं सोचना कि ये क्या कर दिया, ये मास्टर बावड़ा है, कहाँ से पेपर बनाया, पढ़ाया नहीं पेपर बना दिया। क्योंकि मेन एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ जाए जो टॉपिक ही नहीं था आपके सिलेबस में। क्लियर है मेरी बात? उस बात को सोच के माइंड में रखना है। मैं पेपर पहले ही बता रहा हूँ क्लियर शब्दों में कि ये नहीं सोचना है कि क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया। आपको उस पेपर को फाइनल जैसा आपका पेपर आता है वही तरीके से सोचकर उसी तरीके से सोल्व करना है, और कम से कम 220 से ज्यादा ऊपर नंबर लाने ही लाने। समझ गए मेरी बात?
अगर इस पेपर में, और एक बात और बता देता हूँ, छोटा मोटा भाग नहीं आएगा, कम से कम 40-50 क्वेश्चन आएंगे मेरे। कितने आएंगे? 40-50 का मतलब हो गया एग्रीकल्चर का लगभग लगभग पोर्शन मेरा ही आएगा, ठीक है। और जो अब तक पढ़ा दिया वो तो सारा आएगा ही, लेकिन जो अब तक नहीं पढ़ाया, हाँ जी, हाँ उसमें से जैसे जनरल क्वेश्चन, ऐसा नहीं पूछूंगा कि वीड पढ़ाया नहीं और वीड का क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा नहीं। क्वेश्चन ऐसा होगा जो बिल्कुल सामान्य होगा, तो जो टॉपिक नहीं पढ़ा रखा और सामान्य क्वेश्चन पूछ ले। जैसे मान लीजिए आपको फसलें पढ़ा दी या नहीं पढ़ाई, मान लिया एक बार के लिए, और मैं आपको पूछूं गेहूं का बोटनिकल नेम क्या होता है, आपको पढ़ाया नहीं है, कैसे पूछ ले? ऐसे सामान्य क्वेश्चन है वो, तो समझ रहे मेरी बात। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे सिलेबस में, पहले बता देता हूँ आपको। तो आपको बिल्कुल भी तनिक भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस आप तो क्या करना, पेपर देने से पहले बिल्कुल गहरी सांस लेना और बजरंगबली का नाम लेके स्टार्ट कर देना फटाफट बस। और जो नहीं आए, पेपर ऐसा भी है जिसमें आपको ये भी डिसाइड करना है कि ये मुझे करना है कि नहीं करना, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। और नहीं होने के पीछे की वजह यह रहती है कि वो कभी ये डिसाइड कर ही नहीं पाए कि मुझे करना तो क्या है और छोड़ना कौन सा है। ये भी एक कला है, बता देता हूँ। पेपर में कभी भी 100 क्वेश्चन करने के नहीं होते हैं, उनमें से 1-2 छोड़ने के भी होते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन ही इसलिए बनाता है कि कोई बच्चा कर नहीं ले इनको गलती से, और आप आंख बंद करके जय बजरंगबली सी, इसका मतलब 1 नंबर माइनस, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी लगेंगे जिनको नहीं लगेगा छोड़ना ही है, तो उसको छोड़ना भी सीखिए। आपको जरूरी नहीं है पूरे 100 के 100 क्वेश्चन अटेंड करो, क्योंकि फाइनल एग्जाम में कम से कम 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा पूरे पेपर में जो आपने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं पढ़ा होगा। आपने क्या, आपको पढ़ाने वालों ने भी नहीं सुना होगा, ऐसे भी मिल जाते हैं कई बार। तो उन क्वेश्चनों को छोड़ना होता है बेसिकली। उतारो। सोच रहे होंगे कि सर ये ठीक है तरीका, पहले ही आपने का पेपर है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज है, लास्ट टाइम सुपरवाइजर 2021 में भी क्वेश्चन आया था और अब की बार भी आने की संभावना है, शहर अंदरता का। किसका? या जिसको बोल देते हैं पोरोसिटी, क्या बोल देते हैं? इसके 2-3 वर्ड है अलग अलग, ध्यान रखना। एक तो होता है पोरोसिटी, एक इसी को काफी बार बोल देते हैं रंध्रावकाश। क्या बोल देते हैं? वैसे रंध्रावकाश तो पोर स्पेस को बोलते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने काफी किताबों में लिखा हुआ देखा है हिंदी के अंदर, और इसी के लिए बोल देते हैं सहरंध्रता। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये 3-4 शब्द हैं, इनका मतलब क्या होता है अब समझ लो। पोर स्पेस जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर यूं कहें पोर स्पेस को भी तो हिंदी में बोलते हैं रंध्रावकाश। क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है ये मिट्टी के कण हैं और इन मिट्टी के कणों के बीच में खाली जगह होती है। क्या होती है? खाली जगह होती है। इस खाली जगह को तो कहा जाता है पोर स्पेस। क्या कहा जाता है? इसी ही पोर स्पेस को जब हम प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं, किसमें प्रदर्शित करते हैं? जैसे मान लो यहाँ पर जो मिट्टी आपके सामने दिख रही है, इस मिट्टी का पूरी की पूरी मिट्टी का आयतन है, जैसे मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर। कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आयतन है? 100 सेंटीमीटर। और इसके बीच बीच में जो ये खाली जगह आपको दिख रही है, इस खाली जगह वाली मिट्टी का आयतन है, मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 30 सेंटीमीटर क्यूब। और अब मैं इसको परसेंट में प्रदर्शित करूं कि ये जो खाली जगह है वो किस टोटल का कितना परसेंट है, उसी को बोलते हैं पोरोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? यानी कि रंध्रावकाश को प्रतिशत में प्रदर्शित करना पोरोसिटी या सहरंध्रता कहलाता है। बहुत आसान परिभाषा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कि अगर इस खाली जगह को, यानी इस 30 को मैंने क्या किया, 100 का परसेंट निकाला, तो मैंने देखा 30% जगह खाली है। कितनी परसेंट जगह खाली है? इसको बोलते हैं पोरोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आ गई मेरी बात? नहीं आई क्या? आई कि नहीं आई? नहीं आई, वापस समझ लो। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी आपके सामने मिट्टी का सैंपल है,
उसका पूरे का आयतन कितना है। तो यहाँ मिट्टी का सैंपल था, हमने कहा सर इस वाले मिट्टी का सैंपल का मान लेते हैं आयतन 150 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 150 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ क्लियर है सब? आपको ये बात क्लियर है? फिर इसमें सर खाली जगह जो है जिसको रंध्रावकाश बोलते हैं, उस रंध्रावकाश का आयतन कितना है? तो हमने मान लिया उसका है 75 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 75 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो ये खाली स्थान है ना, ये कुल रंध्रावकाश का या यूं कहें मिट्टी के कुल आयतन का कितना परसेंट है उसको बोलते हैं पोरोसिटी। खाली जगह कुल आयतन का कितना परसेंट है उसको बोलते हैं पोरोसिटी। जैसे इस 150 का 75 50% है। कितना परसेंट है? इसका मतलब इस मिट्टी की पोरोसिटी कितनी है? कितनी है? आयतन में बात करते तब तो मैं ये कहता 75 सेंटीमीटर क्यूब पोरोसिटी है, कहता ना। लेकिन हम तो परसेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आयतन में बात करेंगे तब इतने यूं बोलेंगे 75 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर और स्पेस है या खाली जगह है। लेकिन परसेंट कितना है कुल का? वो तो 50% है। कितना परसेंट है? 50%। इसको बोलते हैं पोरोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? पोरोसिटी। चले क्या अब आगे? 50% निकाल के दिखाएं। परसेंट कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज का परसेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? परसेंट निकालने का तरीका ये रहता है कि जैसे मान लीजिए सामान्य बात करें तो 75 ऊपर आएगा, 150 नीचे आ जाएगा, गुणा कर दो, हाँ इंटू कर दो, बस 50% आ गया। अरे जो आप लाभ पूंजी वो निकाले हो कभी कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, वो ही परसेंट का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ 150 का आपको 75 कितना परसेंट है वो निकालना है। वैसे तो परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है, 75 150 का 75 साफ दिख रहा है 50% है, पर आप निकाल सकते हो 75 को 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसके बाद देखो आगे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट चीज देखिए, इसकी परिभाषा तो बहुत आसान है, सिर्फ यही लिख देंगे प्रतिशत रंध्रावकाश को, प्रतिशत रंध्रावकाश को क्या बोलते हैं? पोरोसिटी कहते हैं। ये तो होगी इसकी परिभाषा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पोरोसिटी का एक फॉर्मूला है जो इतना ज्यादा फेमस है कि हर बार सुपरवाइजर में पूछता है। इसका फॉर्मूला होता है 100 में से माइनस कर दो बल्क डेंसिटी बटा पार्टिकल डेंसिटी गुणा 100। ये इसका एक बहुत फेमस फॉर्मूला है, लेकिन लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसका एक दूसरा फॉर्मूला और है। दूसरा फॉर्मूला है, उसमें क्या किया हमने, इस सारे में से हमने निकाल लिया 100 कॉमन। क्या निकाल लिया? 100 कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया ब्रैकेट के। अब क्या करोगे? यहां से 100 कॉमन निकाला तो कितना बचा? 1। कितना बचा? माइनस का सिंबल है कि नहीं? इस बीडी पीडी गुणा 100 में से 100 कॉमन निकाला तो कितना बचा? 1 बच जाएगा। इसको की जगह कितना बच जाएगा? और 1 से इसको गुणा करो वही तो वापस आएगा ना। इसका मतलब हम ये डायरेक्टली ये लिख सकते हैं बीडी बटा पीडी और गुणा में 100। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? वापस से इसे गुणा करो, ये ऊपर वाला आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पोरोसिटी के दोनों ही सूत्र क्या है? सही है। दोनों ही अपनी जगह सही है, कोई सा भी गलत नहीं है। तो आपको दोनों को क्या मानना है? सही मानना है। मान लोगे सही, कोई दिक्कत है इसमें? पक्का कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज किसको बोलते हैं, दूसरी बात इसका फॉर्मूला क्या होता है, तीसरी बात क्या पोरोसिटी किसी चीज से प्रभावित होती है? मिट्टी में जो पोरोसिटी है, शहर अंदरता है, क्या ये बदलती है? क्या बदलती है? आपको पूछे भू परिष्करण करने पर रंध्रावकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। कल पढ़ा था ना बीडी में, वही बातें हैं। तो कब पोरोसिटी बढ़ती है कब घटती है लिखवाने की जरूरत है क्या? जैसे पाटा लगाए तो पोरोसिटी क्या होगी, पडलिंग करोगे तो क्या होगी, कम हो जाएगी। ये चीजें आप क्लियर है तो इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि यदि एक मृदा का स्थूल घनत्व 1.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तथा कण घनत्व 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो
पोरोसिटी क्या होगी? क्या ये कर सकते हो आप लोग? कर सकते हो तो करके दिखाओ फटाक से। पेपर कब है? पेपर कल है। फिलहाल आज तेरे लिए पहले मैंने बंद करवा के रखा है, देख ले। हैं? लास्ट ईयर सुपरवाइजर में आया था 2021 सुपर के अंदर, ये न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है। ये वाला न्यूमेरिकल कब पूछा था? लास्ट टाइम सुपरवाइजर के में पूछा था। उसके कुछ 47 ऐसे कुछ करके आंसर भी आए थे, 47 या 43। आपको याद तो है क्या न्यूमेरिकल? फिर बोर्ड ने उसको डिलीट कर दिया था। क्या कर दिया था? अरे याद तो है क्या आपको? ऐसा कुछ हुआ था, बोर्ड ने उसको क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था क्वेश्चन को। क्यों कर दिया था? नहीं, आंसर ही जो आंसर वास्तव में आ रहा था उसका ऑप्शन ही नहीं था। इस वजह से बोर्ड ने उसको क्या कर दिया था? लगभग लगभग के आधार पर आप सही कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या था? हुआ ये था कि उसका एग्जैक्ट जो आंसर आ रहा था वो ऑप्शन में था नहीं, तो बोर्ड ने डिलीट मार दिया। वैसे इतने बच्चों में तुम्हारा बैच सबसे होशियार बैच है, बता दूं। अगर तुम सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते हो ना तो सिलेक्शन हो सकता है तुम लोगों का। तेरे कितने आए? तेरा तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा पिछली बार की तरह से। अरे तेरे आंसर के हिसाब से तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, यूँ बोल रहा हूँ। सही बताया है? कितना? कितना आया? तेरे कितना था? 50 पॉइंट? तेरा सही है। तेरे अभी तो कुछ और आ रहा था तेरे। फिर 50 49 क्यों बताया? नहीं बैठा क्या ये आपको? नहीं पसंद आया क्या ये? क्वेश्चन ही पसंद नहीं आया? चलो इसको पसंद करवाते हैं आपको, आ जाओ। किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? फटाक से क्वेश्चन पढ़ो और ये डिसाइड करो निकालना क्या है। सबसे पहले देखना ही क्या है न्यूमेरिकल में? निकालना क्या है। क्योंकि आधा आंसर तो आपका वहीं आ जाता है जहां आप ये पता कर लेते हो निकालना क्या है। तो क्या निकालना है? सेकंड स्टेप आपकी ये रहती है कि जो निकालना है क्या उसका फॉर्मूला आपको आता है क्या? तो फॉर्मूला अगर आपको आता है तो 100 माइनस बी डी पी डी इंटू 100, यानी मतलब फॉर्मूला आपको आता है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है, इसमें जो वैल्यू आपको रखनी है क्या क्वेश्चन में दे रखी है? तो आपने देखा कि सर ये भी साफ साफ दे दिया और ये भी साफ साफ, इसका मतलब तो क्वेश्चन बिल्कुल चूर्ण हो गया। देखो बीडी कितनी है? 1.3। पीडी कितनी है? 2.65। गुणा में कितना है? 100। अब कुछ नहीं करना। मैथमेटिक्स का एक नियम होता है जिसको बोलते हैं बोल्ड मास का नियम। सुना है ना कभी आपने?
सुना है सबने कभी? नहीं सुना। मैथमेटिक्स में नियम चलता है बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब होता है बी का मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट हटाओ, फिर डिवाइड करो यानी भाग देना है, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस प्लस करो। समझ गए मेरी बात? उसको बोलते हैं बोर्ड मास, यानी इनका एक सीक्वेंस होता है। तो आप पहले माइनस करोगे, पहले भाग दोगे या गुणा करोगे, तो बोर्ड मास कहता है पहले भाग दो, फिर गुणा करो, फिर माइनस करो। यही कहता है, यही कह रहा है ना। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसका इसमें भाग दिया तो ये चला गया 49, या यूं कहे 0.405 बार चला। ठीक है, कितने बार गया एग्जैक्टली? कितने बार गया ना? ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये हो गया 49.05। ये भी ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं। और इसको जैसे ही 100 में से माइनस करोगे तो कितना आ गया? 50.95, यही आया ना। इतना परसेंट पोरोसिटी है। क्लियर है सबको? कुछ है क्या इसमें? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बस समझ में नहीं आया तो पूछ लो, और समझ में आ गया तो उतार लो। हाँ, अन्नू ने कहा 51%। वैसे ये 51 कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 51 ही है एक तरीके से, और एग्जाम में 51 नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। उतार लो। यानी पोरोसिटी भी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। आपके यहाँ पोरोसिटी भी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। हाँ जी, क्या हो गया? ऐसे बता रही है तो दम खा रही है इसको। ये भी देखो किसको दम खा रही है। मतलब इसके पास बड़ी बेटी है, उसको नहीं दम खा रही, पता है ये रख देगी ये कभी। और जो इससे दबने वाली है ना, उसको ये दम खा रही है कि है चुपचाप बैठ जा, मैं कह रही हूँ वो सही है। 3 बार कह दिया, इसका आंसर यही आएगा, मान नहीं रही है। कितनी देर हो गई? उतार लिया? मर्दा रंग हो गया क्या आपके? हो गया। उतार लो तो 10 मिनट है। एक मस्त बात बता दूं तुमको, मस्त वाली, पर तुम जल्दी उतारो तब बताओ, नहीं तो भी बता नहीं पाऊंगा। एकदम मस्त वाली, तुम कहोगे वाह सर मजा ही आ गया आज तो। हाँ, पहले मस्ती बता दूं? नहीं, नहीं पक्का नहीं होता। कहाँ पढ़ा आपने? काली मिट्टी का काला रंग मॉन्ट मोर्लाइट खनिज के द्वारा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रंग के लिए जिम्मेदार है ही नहीं। रंग के लिए जिम्मेदार होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। कौन जिम्मेदार होता है? हाँ, थोड़ा बहुत जिम्मेदार ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, कार्बनिक पदार्थों से हल्का भूरा रंग होता है, लेकिन काला नहीं हो सकता साला। फिर क्या मतलब हुआ कि सर ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि रंग की एक कहानी है, बता देता हूँ। सॉइल पार्टिकल में जो इसने नाम लिया मैग्नेटाइट, वो तो क्ले का टाइप है। किसका टाइप है? जो मृत्तिका होती है ना, ये मृत्तिका भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो उसमें 1:1 की, 2:1 की, और एक होती है 2:2 की, यानी 3 प्रकार की मृत्तिका होती है। समझ गए? तो इस 2:1 प्रकार की मृत्तिका का एक उदाहरण आता है जिसका नाम होता है मोंट मोरिलोनाइट, और ये खनिज बहुत ज्यादा पाया जाता है काली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? लेकिन काली मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे खन होते हैं वो सारे ही किसके होते हैं? मोंट मोरिलोनाइट के। लेकिन उनका रंग के साथ कोई वास्ता नहीं होता है। तो किसके साथ होता है? इनका वास्ता होता है जल धारण क्षमता के साथ, इनका वास्ता होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ, पोषक तत्वों को धारण करने के साथ, मृदा के फैलने और सिकुड़ने के गुण के साथ, मिट्टी में दरारें पड़ रही है उसके लिए। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? ये भाई साहब जिम्मेदार है। लेकिन रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। जैसे कि इसका एक नाम होता है जिसको बोलते हैं केओलिनाइट। क्या नाम होता है? केओलिनाइट। तो लाल मिट्टी के अंदर केओलिनाइट बहुत सारा होता है, यही तो है केओलिनाइट ही होता है। लेकिन लाल रंग जिम्मेदार केओलिनाइट थोड़ी रहता है। लाल रंग के लिए जिम्मेदार तो होता है मैग्नेटाइट। कौन रहता है? सॉरी, हेमेटाइट। कौन होता है? हेमेटाइट।
क्लियर है मेरी बात? जैसे हमारे जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, वो जलोढ़ मिट्टी में 2:1 का एक खनिज होता है जिसका नाम होता है इलाइट। क्या नाम होता है? ये इलाइट जो होता है ना, ये पाया जाता है हमारी जलोढ़ मृदा में, या यूं कहें हमारी बालू मिट्टी में भी कौन होता है? इलाइट ही होता है। समझ गई मेरी बात? तो अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग खनिज होते हैं, लेकिन रंग के लिए जिम्मेदार अलग खनिज रहते हैं। ये दोनों डिफरेंट चीज है, एक जगह मत करना इसको। उतार लिया क्या? अरे उतार लिया तो बताओ, बता दो मस्त बात। तो सुनो मस्त बात, वैसे तो आपको बता रखी है मस्त बात, पर फिर भी बता देता हूँ। अगला टॉपिक है वो आएगा आपके मृदा जल। क्या आएगा? मृदा जल। हाँ जी। अरे ये बहुत मस्त बात है, ये 1 नंबर की बात है, 3 नंबर की बात है और एक क्वेश्चन की बात है। किसकी बात है ये? ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता जिसमें मृदा जल से क्वेश्चन नहीं आए, और इससे जो क्वेश्चन आता है वो बहुत आसान होता है, और पढ़ने में भी मजा आएगा और पढ़ाने में मजा आएगा। शायद आप लोगों ने तो पढ़ रखा है, पर फिर भी कोई नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ। सुनो मेरी बात मृदा जल के बारे में। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि मृदा जल जो होता है, उस मृदा जल का, या इसका पता है कि आपको फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? जल का फॉर्मूला क्या होता है? WATR, वाटर। क्या होता है? देख रखी है क्या आपने भी? एक सज्जन एक महिला से पूछता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो महिला क्या बोलती है? WATR, वाटर। याद है कि नहीं? कुछ याद आया? तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। तो जल का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, H2O। क्या रहता है? ये H2 ऐसे नहीं रहता है भाई, ये H2 ऐसे रहता है, ये तो ऑक्सीजन रहा और इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन रहे, यानी वास्तव में तो ये ऐसे रहता है। और हम कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे लिखते हैं। ऐसे वास्तविकता में होता नहीं है। इन दोनों के बीच में बंद हो जाता है 105 डिग्री का। कितना होता है? पूछा जाता है जल के अणु में हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है उसके मध्य कितने डिग्री का बंद रहता है? 105 डिग्री का होता है। रख लोगे याद आप इस बात को? दूसरी बात, यानी एक तो बंद की बात होगी, दूसरी मस्त बात यह है कि जल का घनत्व कितना होता है? कितना होता है जल का घनत्व? अगर ये क्वेश्चन आपने बता दिया ना, हाँ बताओ क्या 2 पॉइंट है? कितना? 1.93। और अच्छी 1.93 आपको पता है क्या होता है? हाँ जी, दूध का होता है वो तो। दूध का 1.93 होता है। कितना होता है? किसका? जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और मस्त बात यह है कि आज पढ़ाऊंगा, आप याद करोगे कि सुंडा सर ने पढ़ाई थी। सभी चीजों का जब भी आप तापमान बढ़ाते हो, क्या बढ़ाते हो, तो उसका आयतन क्या होता है हमेशा? अरे किसी भी चीज को गर्म करोगे तो उसका आयतन बढ़ता है घटता है? कोई नहीं, देखिए तरीके से समझो। चाय बनाई है सबने, चाय के नीचे स्टोव जलाते हो तो चाय ऊपर आती है, आती कि नहीं आती? और बंद करते कहाँ करती है? नीचे। ऐसा होता है। यानी किसी भी पदार्थ को गर्म करोगे तो आयतन क्या होगा, और ठंडा करोगे तो? ये बात सबको समझ में आती है। जैसे रेल की पटरियों में छोटा सा गैप छोड़ा जाता है, क्यों? हाँ जी, क्यों छोड़ा जाता है? मैंने ये सवाल पूछा था जेठ के बच्चों को। मैंने कहा बेटा रेल की पटरियों में गैप क्यों छोड़ा जाता है? तो सारे चुपचाप रहे। फिर मैंने एक को खड़ा करके पूछा, मैंने कहा तू बता रेल की पटरियों में गैप क्यों छोड़ते हैं? बोले सर थोड़ी थोड़ी पटरियां बचाकर एक नई लाइन बिछा सकते हैं। मैंने कहा ये भी सही है। और जिस हिसाब से तुम चुपचाप बैठे हो, बिल्कुल मेरे को वही फील आ रहा है। मैंने कहा ये नहीं कहते कि सर थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तो एक दूसरा लाइन बना देंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। रेल की लाइन जो होती है गर्मियों में लोहा उष्मा को अवशोषित करके प्रसारित होता है, अगर जगह नहीं छोड़ेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ठीक है मेरी बात? तो इसका ध्यान रखना आप लोग। तो आपको इतना सा याद रखना है, किसी भी वस्तु के आयतन को बढ़ा, तापमान को बढ़ाओगे तो आयतन क्या होगा, और जब भी आप किसी वस्तु के तापमान को घटाओगे तो आयतन क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये बात कंफर्म है? ये गांठ बांध के अपनी झोपड़ी के अंदर जो खोपड़ी है उसमें रख लो कि तापमान बढ़ेगा तो आयतन है, तापमान घटेगा तो आयतन है।
ये परमानेंट बात है, लेकिन पानी इसका छोटा सा अपवाद भी है। पानी भी इसकी बात को मानता है, मना नहीं करता है, ऐसा ही मानता है, लेकिन थोड़ा सा अपवाद है इसमें। अपवाद क्या है वो भी सुन लो। यानी पानी का एक सिस्टम है कि जैसे मान लो पानी का तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस, कितना है, और आपने क्या किया, इसके तापमान में कर दी कमी। तापमान में क्या किया आपने, यानी तापमान में आपने कर दी कमी, तो सीधी सी बात है आयतन में भी क्या होगी, अरे क्या होगा आयतन में भी, आयतन में भी हो जाएगी कमी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर जैसे ही तापमान घटाओगे आयतन घट जाएगा। ठीक है मेरी बात। आप मान लो घटाते 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 पहुंच गए 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस। तब तक पानी कुछ भी नहीं बोलेगा, चुपचाप आयतन को क्या करता रहेगा, कम करता रहेगा। ठीक है मेरी बात। 4 डिग्री पर जाने के बाद पानी क्या करता है, बर्फ बनना स्टार्ट कर देता है। क्या बनना स्टार्ट कर देता है, अब ये कन्वर्ट होगा, 0 पर जाते ही तो बर्फ बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पे पहुंचते तो ये बर्फ बन जाएगा, लेकिन 4 के बाद में इसका जो आयतन है वो बढ़ता नहीं है, सॉरी घटता नहीं है, ये उल्टा चलने लगता है। यानी कि आप तापमान को घटाते रहे, आयतन घटता रहा। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो आयतन होता है वो निम्नतम होता है। पानी का आयतन क्या होता है, पानी का आयतन हो जाता है निम्नतम, यानी कि इससे कम पानी का आयतन हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई मेरी बात। कितने डिग्री पर, 4। लेकिन तापमान तो कम हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, अरे 4 से 0 ले जा सकते हो कि नहीं। तो आपने कैसे जैसे कोशिश करके इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे ले गए। तो होता क्या है, जब आइस यानी कि ये पहले तो क्या है द्रव रूप में, अब किस रूप में जाएगा, ठोस रूप में। किस रूप में जाएगा, तो ठोस रूप में जो हाइड्रोजन आयनों के बीच में जो बॉन्ड था ना वो चेंज होने लगता है, जिससे इसका आयतन बढ़ने लगता है। क्या करने लगता है, यानी कि इसके बाद में जैसे ही आपने तापमान और कम किया तो इसका जो आयतन है उस आयतन में अब कमी नहीं आएगी, अब हो जाएगी वृद्धि। क्या हो जाएगी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से 0 की तरफ जाते हो तो पानी का आयतन क्या होता है, क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, और याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते पहुंचते तो इसके आयतन में 9% की वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट की, यानी पानी का जितना आयतन था उसका 9% बढ़ जाएगा। मान लो पहले 100 किलो था या यूं कहें 100 लीटर था ना, तो अब 109 लीटर हो जाएगा। कितना लीटर हो जाएगा, 109 लीटर। ये बात समझ में आ गई सबको। अब एक बात और सीधी सी बात है, एक छोटी सी जगह में पानी पड़ा हुआ और वो पानी मान लो फैल रहा है। क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो सीधी सी बात है उसका प्रेशर भी लगेगा, दीवारों पर प्रेशर तो डालेगा है ना। तो इसके आयतन में 9% की वृद्धि होती है ना, तब ये लगभग लगभग 1465 टन पर मीटर स्क्वायर का बल लगाता है। ध्यान रखना कितना बल उत्पन्न करता है, यानी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर 1465 टन बाहर रख दो, उससे कितना प्रेशर लगता है उतना जल लगाता है प्रेशर। समझ में आ गई मेरी बात, कोई दिक्कत है। यानी पानी का निम्नतम आयतन कहाँ रहा, ऊपर और नीचे दोनों जगह आयतन क्या है, ज्यादा है। क्या है, और आपको पता हो तो आयतन जो होता है ना, आयतन के बीच में और घनत्व के बीच में एक संबंध है। क्या है, एक संबंध है, पता है आप लोगों को, अरे आयतन के बीच में और घनत्व के बीच में क्या कोई संबंध है क्या, क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, और घनत्व बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा। ये चीज सबको समझ में आ गई। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात है कि आयतन और घनत्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे चलते हैं सदैव। यानी अगर 4 डिग्री पर पानी का आयतन सबसे कम है तो घनत्व क्या होगा, घनत्व क्या होगा, अरे बढ़ेगा नहीं, अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम। अगर आयतन निम्नतम है तो घनत्व है, और अगर आयतन अधिकतम है तो घनत्व क्या हो जाएगा, दोनों उल्टे चल रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात। कहने का मतलब यहाँ पर पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है, यहाँ पानी का आयतन क्या था, सबसे निम्नतम, घनत्व क्या है, सबसे अधिकतम। पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन नीचे की तरफ अगर हम चलते हैं तो आयतन में क्या हुई है, यानी घनत्व में क्या होगी। बर्फ आपको पता है पानी पर तैरती है, क्यों तैरती है, कारण पता है, घनत्व कम होता है। और घनत्व कम क्यों होता है, समझ में आ गया पक्का सबको, मस्त बात है ना ये।
चलो बहुत बढ़िया, यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। दोनों बातें ध्यान रखना कि पानी का एक तो तापमान के साथ क्या व्यवहार रहता है कि तापमान घटाते हो तो आयतन घटता है, 4 डिग्री तक घटता है, उसके बाद बढ़ता है 0 डिग्री पर या पानी बर्फ में बदलता है तो 9% की वृद्धि होती है, 1465 टन पर मीटर स्क्वायर का बल उत्पन्न करता है। और ध्यान रखना घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री पर अधिकतम होता है, ऊपर और नीचे घनत्व क्या रहता है, कम रहता है। बर्फ इसलिए तैरती है क्योंकि यहाँ आयतन ज्यादा होने से घनत्व कम हो जाता है और बर्फ आसानी से पानी के ऊपर तैर लेती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? इस्तु से भी नहीं है दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं है दिक्कत। और बताओ एक मत बात, उतार लो फिर। ठीक है उतार लो, बहुत है आज के लिए। हाँ जी बहुत है क्या आज के लिए इतना? अरे बोलो तो सही, गूंगे भरो कि सर आपने ठान लिया कि बहुत है तो हमें पता है, हम क्या ही कहें।